रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला। पिछले भाग से आगे का भाग। उस दिन से निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय कर लिया। अब तक नैराश्य के संताप में उसने कर्तव्य पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी। उसकी आसन्ना वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार के सब प्राणी सुख सेज पर तो सोते नहीं। मैं भी उन्हीं अभागों में। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूं तो नहीं फेंक सकती। उस कठिन भार से चाहे आंखों में अंधेरा छा जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठना दुस्तर हो जाए, लेकिन गठरी ढोनी पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोए भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं ही तो सहनी पड़ती है। दूसरे दिन वकील साहब कचहरी से आए तो देखा निर्मला की साहस्य मूर्ति अपने कमरे के द्वार पर खड़ी। यह अनिद्य छवि देखकर उनकी आंखें तृप्त हो गई। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें यह कमल खिला दिखाई था। कमरे में एक बड़ा सा आईना दीवार से लटका हुआ था। आज उसका पर्दा उठा हुआ था। वकील साहब ने कदम रखा तो शीशे पर निगाह पड़ी। अपनी सूरत साथ साथ दिखाई दी। उनके हृदय में चोट सी लग गई। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुंहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटित विशाल भवन था, दूसरा टूटा फूटा खंडहर। वह उस आईने की ओर और न देख सके। अपनी इस हीनावस्था उनके लिए असन्ना थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामनी का उनसे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उनके हृदय का शूल बन गई। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती है। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमे के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिरदर्द का बहाना करके भाग खड़ा हुआ। निर्मला, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है। मत लिया करो मुकदमे। मुझे रुपयों की लालच नहीं। तुम आराम से रहोगे तो रुपये बहुत मिलेंगे। तोताराम, भाई, आती हुई लक्ष्मी तो नहीं ठुकराई जाती। निर्मला, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका न आना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। उसी वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी, लाइए, कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तस्तड़ी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगे तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम, कह नहीं सकता। गोरों के साथ हॉकी का मैच है। बारक यहाँ से बहुत दूर है।
निर्मला, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देख कर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वहीं खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही ना थे, मुझसे बोलते शर्माते थे, किसी चीज की जरूरत होती तो बाहर ही से मंगवा भेजते। जब से मैंने बुला कर कहा तब से आने लगे। तोताराम ने कुछ चिढ़ कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीजें क्यों मांगने आता है, दीदी से क्यों नहीं कहता। निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कह रही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावटी प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियां प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकुड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते, मेरे पास आते हैं तो दुत्कार नहीं देती। अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि यह तो लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने उसका कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की। मनसाराम के पास गए और उनका इम्तिहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था जबकि उन्होंने मनसाराम या और किसी लड़के को शिक्षानीति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखलाई। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती थी। उन्हें उन पुरुषों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे, तब से उनकी ओर आंख तक न उठाई थी। यह कानूनी पुस्तक और पत्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही न थे, इसका समय ही न मिलता। पर आज उन्हीं विषयों में मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था और उसके साथ मेहनती था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देख जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेजी से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पाए। देखना चाहते थे कि उसका कमजोर पहलू कहाँ है। यह देख अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता है। वह यह देखना चाहते थे कि वह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरियों को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर उतने सफल कैसे होते। अंत में उन्हें जब गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना ना मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन मटर गश्ती किया करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर समझता हूँ और तुम्हारे यूं आवारा घूमना मुझे गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं है। हाँ, खेलने के लिए हेडमास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं, मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं है तो कल से ना जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर जा रही हैं, तो तीव्र स्वर से बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों करना हो कि खेलने की सिवा कहीं नहीं घूमने जाते। मैं बराबर शिकायत सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है, जरा मैं भी सुनूं। वकील, कोई हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता।
मनसाराम, अगर मेरे सामने आकर कोई कह दे कि मैंने इन्हें घूमते देखा है तो मुंह ना दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले, और तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उनके घर की खपरैल फोड़ते फिरे। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात का विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसा मालूम होता है मानो वहां के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है? वहां तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कह दी और इसका कारण पूछा तो अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं? मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्डिंग हाउस, तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊंगा। हाँ, अगर जगह खाली ना हुई तो मजबूरी है। तोताराम वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई बहाना ढूंढ रहा है जिसमें वहां जाना भी ना पड़े और कोई इल्जाम भी सिर पर ना आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह ना होगी। मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और बहुत से बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस से एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज्यादा तर्क वितर्क करना उचित न समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। इनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल ही में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं? कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर फिरा करते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता? मनसा, कहा क्यों नहीं, मगर जब वह माने भी। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी तो भूल से भी कभी नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठकर देती है। रुक्मणी, तू यह तिरिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से न जाने देती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि वह मुझे सिखावन की बातें कहें, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारे। वह कामों की देख रेख करती रहे, पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी, बैठिए। रुक्मणी ने खरे खरे कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकाल कर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मणी, मनसाराम को घर से निकाले देती हो, किस पर कहती हो मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छू कर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाए अगर मैंने उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मणी, क्यों व्यर्थ कसमें खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतना घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब उसी मनसाराम को घर से निकाल कर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी, वह कहीं बाहर नहीं रहा। उसे खाने की सुध रहती है न पहनने की, जहाँ बैठा वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है।
स्कूल में तो उसका मरण हो जाएगा, वहाँ किसे फिक्र है कि उसने खाया या नहीं खाया, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आज तक थोड़ी देर अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर उसके पढ़ने का हरज न होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा। वकील साहब को अब तक यह बात मालूम न थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तब वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगा। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे छाती पर सांप लौट गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ा रहा है तुम्हें, मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सिया राम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमति हुई, बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हरज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरज हो तो जाओ। बहुधा जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान न हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं और अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों न इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल तो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी इतनी सजी सजाई न रहती थी, बनाव चुनाव भी न करती थी, पर अब देखता हूँ। लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं, कहीं इसने भांप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका कोई हरज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना तो मिल जाता है। कल अगर फेल हो गए तो साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। वह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप कर खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं। वह मुझे दिल लगा कर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इन प्रश्नों का आशय न समझी। बोली, पहले तो शाम ही को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनके पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने आग लगाई है। मुफ्त में मुझे यह ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई, धमका कर गई है। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझता, बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे को नानी मरती, और लड़के खुश होते हैं कि अपने दोस्तों में रहेंगे, यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगा कर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपनी क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से सैर सपाटे का चस्का पड़ चला है। अगर अभी से रोकथाम ना की गई तो पीछे
करते धरते न बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कोई 1000 सालाना मेहनताना मिलता था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं छोड़कर 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेड मास्टर के यहाँ पहुंचे। हेड मास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बृहत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को लिया जाए। इसलिए कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से साबिका रहता जो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते हैं। समझे, शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर के क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करना चाहिए, पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं, स्कूल है। हेड मास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दे। बेचारे मुंशी जी अपना सा मुंह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाते हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर भी अब ब्रह्मचार्य का तेज था, पर देह धुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुबले क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़ कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर इतने दुबले क्यों हो? मनसाराम, दुबला तो नहीं, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था। रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा? अब तो बड़ी अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खूमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो इसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बहुत उपन्यास करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरे के किए न हो सके वह तुम्हें खुद करना चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी खुद लड़की है वह दूसरों की देखभाल क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या परी है कि तुम्हारे गले से चिपकूं? पूछो, कई दिन से दूध नहीं पिया, जाकर कमरे में देख आओ। नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई खाए कोई ना खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया, इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं। अब अनाथों की तरह रहकर सुखी पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हैं। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी? इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या तुम खा चुके? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ। तुम खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे।
मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी, ज्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती है। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर लड़का यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार है। बनी तो थी साल भर तक मालकिन, एक पाई की भी बचत ना होती थी। इस आमदनी में रूप कला 200-250 बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी न पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत कि जब कोई खिलाए तो खाएं। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर इस उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2 बार मित्रों से जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कहीं कम संभावना है जितनी बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवा अवस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अपनी गलती मालूम है। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी, जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता को गोद में बैठा हुआ ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में कौन सी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते ईश्वर? ऐसे बालक को जन्म ही क्यों देते हो, जिनके भाग्य में मातृ वियोग का दुख भोगना पड़ा हो? आज मुझसा अभागा संसार में कोई है? किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुध है? अगर आज मैं मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वाह मेरी माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथों में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते अपार वेदना से फुट फुट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धर धर करने लगा कि देखे आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा। घबरा कर बोले, क्यों रोते हो? क्यों रोते हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर कहा, जी नहीं, रोता नहीं। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन यह आशा पूरी नहीं हुई तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता हूँ कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी ना करता। रोज एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी से मुझसे कहा था कि यह दिन भर ना जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था। समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घुमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज न हो? इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया, बस और कोई बात नहीं थी बेटा।
मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई, मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पुत्री प्रेम से पुलकित हो। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसने अपने पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विकल हो गए। जिस पुत्र को एक क्षण भर आंखों से ओझल देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, उसके शील, बुद्धि और चरित्र को अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर हो गया। वह अपने ही प्रिय को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था। पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज यह दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी है जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ कर लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ कर दिया है, लेकिन इसमें अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस भेजने का निश्चय किया था, उस दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया था। यहाँ तक बोली भी न थी। उसे स्वामी की अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो रहा था। उफ, इतना शक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर में लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई है, मुझे इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर कई दिनों तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है? मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है? बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर न आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मनसाराम से ना बोलूंगी, उसकी सूरत न देखूंगी। लेकिन यह समस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी, तृप्ति भी। उससे बातें करते हुए एक अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नरसैंगिक तृष्णा होती है, उसी तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रह कर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विफल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर ढूंढती फिरती, जहाँ बैठी वहाँ बैठी ही रह जाती, किसी काम में जी न लगती। हाँ, जब मुंशी जी आते तो वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेड़ा। जानती थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह न करो। वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई न होता। वहाँ यह बनाव चुनाव श्रृंगार और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है,
भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूं तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर कर न सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूटता है। अगर वह परिणाम हो, वह यूं बड़ी स्पष्टवादिनी थी। सत्य कहने में उसे संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा दूसरा उपाय न था। वह देखती थी कि मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मुहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, पिछले भाग से आगे का भाग। इसका अगला भाग नेक्स्ट एपिसोड में सुनने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।